नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्लेटो और अरस्तु का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। प्लेटो व अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। ये दो जो विचारक हैं इनका हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटो के बारे में हमने अध्ययन कर लिया और अरस्तु के बारे में भी हमने उनके जो विचार और सिद्धांत हैं या धारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। यहाँ पे जो हम प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं तो वो था रिपब्लिक, और अरस्तु का जो प्रमुख ग्रंथ है वो था पॉलिटिक्स। इन दोनों ही ग्रंथों में इनके जो समस्त विचार हैं वो दिखाई देते हैं। हालांकि रिपब्लिक से आगे निकलकर और प्लेटो ने स्टेट्समैन और दी लॉज ग्रंथों की रचना भी की। ये जहाँ रिपब्लिक को हम देखते हैं तो इसमें कल्पना वाले अध्ययन है, और स्टेट्समैन और लॉज में देखते हैं तो इसमें यथार्थवादी अध्ययन। तो दूसरी ओर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो इसमें संपूर्ण जो अध्ययन है वो यथार्थ को लिए हुए हैं, व्यवहारिकता को लिए हुए हैं। तो प्लेटो और अरस्तु का जो अध्ययन है इसको हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहला जो इसका इस सेक्शन है उसमें हम देखेंगे इन दोनों ही विचारकों के मध्य में समानता है, और जो इसका बी वाला भाग है इसमें हम देखेंगे दोनों ही विचारकों के बीच में असमानता। ठीक है, तो यह सबसे पहले अपन यह समानताएं देखेंगे कि दोनों ही जो विचारक हैं इनके विचारों में किस किस प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं। जहाँ तक हम ये जो प्लेटो और अरस्तु दोनों विचारकों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था और उसने बहुत सारे जो विचार हैं या धारणाएं हैं उनमें प्लेटो का ही अनुसरण किया। जब ये प्लेटो की अकादमी में पढ़ रहे थे तो अन्य जो शिष्य हैं उनको प्लेटो धड़ समझता था और अरस्तु को वो मस्तिष्क समझता था। काफी हद तक जो अरस्तु है उन पर प्लेटो के जो विचार हैं उनका प्रभाव पड़ा था। इस वजह से हम समानता के रूप में उन विचारों को देख सकते हैं। तो वहीं पर हम प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं तो प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो दार्शनिक और आदर्शवादी थे, और अरस्तु के बारे में ये कहा जाता है कि वो यथार्थवादी और अनुभववादी थे। अरस्तु ने प्लेटो के जो विचार हैं इनका अनुसरण काफ़ी हद तक किया है, लेकिन अरस्तु ऐसे विचारक भी रहे यथार्थवादी जिन्होंने सत्य को आँखों से देखकर ही किसी प्रकार का विश्लेषण करके सिद्धांत बनाए। तो इस रूप में यहाँ जो कुछ बातों में असमानताएं हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच में जो समानता है उसका अध्ययन करते हैं कि सबसे पहली बात आती है समानता में राजनीतिक उद्देश्यों की समानता। दोनों ही जो विचारक हैं वो मनुष्य के राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं कि राजनीतिक है उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए, और जो सोफिस्ट विचारक हैं उन्होंने अनैतिक मूल्यों का समर्थन किया था
और ये कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ऐसा इन्होंने नकार दिया, ये कहा कि जो न्याय होता है वो कानून के आधार पर ही होता है। यहाँ जब प्लेटो को हम देखते हैं तो उन्होंने रिपब्लिक में तो नहीं, लेकिन अपने ग्रंथ में लॉज है उसमें कानून के शासन को स्वीकार किया। तो इधर को जब हम अरस्तु को देखते हैं तो उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स है उसमें कानून के शासन की बात की है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि दोनों ने ही राज्य को एक नैतिक संस्था बताया है। दूसरी जो बात आती है इसमें वो आती है राज्य नामक संस्था के बारे में दोनों के समान विचार। इसमें हम निम्न बातों को देखेंगे। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही राज्य को प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था बताया है। दूसरी बात आती है कि दोनों ही विद्वानों ने राज्य को नैतिक और आध्यात्मिक संस्था बताया है। तीसरी बात आती है कि दोनों ने ही राज्य को एक सावयव संस्था माना। चौथी बात आती है कि दोनों ने ही राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था माना है। पांचवी बात आती है कि दोनों ही नगर राज्य को एक अच्छा संगठन मानते हैं। छठी बात आती है कि दोनों का मत है कि राज्य के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अतः यहाँ हम ये कहें कि राज्य संस्था के बारे में जो दोनों के विचार हैं वो एक जैसे हैं, अतः इन विचारों में समानता है। तीसरी जो बात आती है वो आती है राजनीति शास्त्र व आचार शास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंधों। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही ये स्वीकार किया है कि राजनीति विज्ञान और आचार शास्त्र है, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। हालांकि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है और उसका मुख्य विषय आचार शास्त्र है, और अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो भी एक राजनीतिक ग्रंथ है, लेकिन उसका जो मुख्य विषय है वो राजनीति ही है। यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम। बाकी जीवन में इन्होंने कहा है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनको राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को स्वीकार करके चलना चाहिए। तो यहाँ दोनों के जो विचार हैं उनमें समानता देखने को मिलती है। चौथी जो बात आती है वह शिक्षा संबंधी विचारों में समानता। प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है और उनकी जो शिक्षा की योजना है वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन अरस्तु ने भी जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है वो भी प्लेटो को आधार बनाकर ही दिया है, और ये कहा है कि शिक्षा के बिना ना तो विवेक का निर्माण किया जा सकता है और ना चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ना व्यक्ति अपने शुभ जीवन को सही तरीके से जी पाता है। अतः व्यक्ति के जीवन के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और राज्य को शिक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहिए और व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इसमें प्रजातंत्र का विरोध। दोनों ही जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि प्रजातंत्र है वो शासनों में सबसे निकृष्टतम शासन व्यवस्था होती है। अतः दोनों ने ही जो प्रजातंत्र है उसका विरोध किया है। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि तात्कालिक यूनान के जो नगर राज्य हैं उनमें लोकतंत्र विद्यमान था, और जो शासक थे वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ लोकतंत्र का विरोध किया। छठी जो बात आती है वो है शारीरिक श्रम को निम्न बनाना। प्लेटो ने जिस राज्य के संगठन की बात की है उन्होंने कहा है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। यहाँ जब तृष्णा की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो उत्पादक वर्ग होता है वो शिक्षा से भी वंचित है और राज्य के संचालन में उसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए। तो अरस्तु हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि राज्य में जो निम्न वर्ग है यानी कि दास वर्ग है उसे भी राज्य के संचालन में किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं होनी चाहिए।
तो दोनों के जो विचार हैं वो यहाँ एक रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट बात आती है नागरिकता संबंधी विचारों में समानता। दोनों ही जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि राज्य में रहने वाले नागरिक हैं उन्हें राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, कि जब उनको अधिकार मिलेंगे तो निश्चित रूप से उन अधिकारों के आधार पर ही वो अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे और उनमें एक जो भाईचारा है वो विकसित हो सकता है। और नागरिक जीवन श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ ये कहा है कि नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ अपन ने ये देखा कि किस प्रकार के जो विचार हैं उनमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में काफ़ी हद तक जो समानता है वो देखने को मिली। अब यहाँ कुछ इनमें जो असमानता है उसको भी अपन देख लेते हैं। ये असमानता किस किस प्रकार की है। इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो तो आती है राजनीतिक विचारों की असमानता। राजनीतिक विचारों की असमानता, ठीक है। ये राजनीतिक विचारों की असमानता दोनों के बीच में किस प्रकार की है। अरस्तु ने आदर्शवाद के ऊपर बल प्रदान किया है और उन्होंने प्रत्यय सिद्धांत दिया है। तो यहाँ इधर को हम अरस्तु को देखते हैं तो उन्होंने एक निरपेक्ष सत्य में आस्था की बात कही है और ये कहा है कि जो प्रत्यय सिद्धांत होता है उसमें निरपेक्ष सत्य नहीं होता है। अतः जीवन में जो लौकिक सत्य अनुभव होते हैं वो इस प्रत्यय सिद्धांत में देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से यहाँ जो राजनीतिक जीवन है उसमें राजनीतिक विचारों में असमानता देखने को मिलती है कि प्लेटो जहाँ एक और आदर्शों की बात करता है तो अरस्तु है वो यथार्थ की बात करता है। ये राजनीतिक विचारों में इनका प्रमुख अंतर है। दूसरी वाली जो असमानता है वो दोनों विचारकों के बीच में देखने को मिलती है कि राजनीति शास्त्र व आचार शास्त्र के संबंध में अंतर। इनमें क्या अंतर देखने को मिला दोनों विचारकों में कि प्लेटो है वो आचार शास्त्र को महत्व प्रदान करता है और ये कहता है कि राजनीति शास्त्र आचार शास्त्र की ही एक शाखा है। अतः राजनीति शास्त्र का अध्ययन आचार शास्त्र के अधीन ही रहकर करना चाहिए। तो यहाँ अरस्तु ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र है वो एक स्वतंत्र विज्ञान है और उन्होंने तो राजनीति शास्त्र को या राजनीति को एक सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा प्रदान कर दी और ये कहा है कि राजनीति के अधीन ही आचार शास्त्र होता है। तो जहाँ पे एक ने आचार शास्त्र के अधीन राजनीति शास्त्र को बताया तो दूसरे ने राजनीति शास्त्र के अधीन आचार शास्त्र को बता दिया। ये इनमें अंतर है। तीसरी जो बात आती है इसमें दूसरा वाला आया था अपने राजनीति शास्त्र व आचार शास्त्र। तीसरा वाला जो अंतर है तो इसमें आता है अध्ययन पद्धति का अंतर। अध्ययन पद्धति का अंतर। यहाँ ये कहें कि जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वो आदर्शवादी अध्ययन पद्धति है और जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी ये व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति। इसमें हम ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को देखते हैं, अनुभववादी अध्ययन पद्धति को। ये जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ये व्यावहारिक रही हैं और जहाँ आदर्शवादी की हम लोग बात करते हैं तो ये दार्शनिक पद्धति रही थी और कानूनी पद्धति रही थी। इनके आधार पर ही प्लेटो ने ये जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं इनके बीच में भी काफ़ी जो अंतर है वो दोनों ही विचारक हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कल्पना एवं यथार्थ का अध्ययन। कल्पना व यथार्थ का
प्लेटो ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं रिपब्लिक में, वो सारे काल्पनिक हैं, यानी कि उनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। और अरस्तु ने जो अपने पॉलिटिक्स में अध्ययन किया है वो सारे यथार्थवादी हैं। तो ये बड़ा अंतर इसमें आता है, यानी कि प्लेटो ने कल्पनाओं के आधार पर ही और तर्कों के आधार पर ही सत्य को स्वीकार किया। एक परानुभववादी बैठे बैठे उन्होंने बहुत दूर तक देखा उस चीज़ को, यानी कि हम ये कहें कि जैसे एक ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है और वो नीचे की सारी चीज़ों को वहीं से देख रहा है, इस प्रकार का अध्ययन। और एक जो अरस्तु हैं उन्होंने नीचे ज़मीन पर रहकर और भ्रमण करते हुए उन चीज़ों को समझा और जाना। वो यथार्थवादी अध्ययन, अनुभववादी अध्ययन, ये दोनों के बीच में अंतर है। यानी कि इनका जो अध्ययन है वो तर्क प्रधान है और इनका जो अध्ययन है वो तथ्य प्रधान है। ये दोनों के बीच में एक अंतर है, वो देखने को मिला था। नेक्स्ट बात आती है इसमें उद्देश्य का आंतरिक पहलू। उनके बीच में भी ये जो अंतर है वो देखने को मिलता है। प्लेटो अरस्तु दोनों का जो उद्देश्य है वो नगर राज्यों में व्याप्त नैतिकता है उसका विरोध करना था और एक नैतिक राज्य व्यवस्था की स्थापना करना था। ये दोनों का था। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो है वो नैतिक निरपेक्ष मूल्यों को स्वीकार करता है। तो यहाँ और आदर्श राज्य की जो धारणा है उसको प्लेटो है उसने प्रस्तुत किया था कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, तभी एक नैतिक मूल्य है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ अरस्तु को हम देखते हैं तो वो राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता है, लेकिन सर्वोच्च राज्य की धारणा के साथ में ही वो नैतिक मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके लिए अरस्तु कहते हैं कि कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। प्लेटो यहाँ विवेक की सर्वोच्चता की बात करते हैं और अरस्तु यहाँ कानून की सर्वोच्चता की बात करते हैं। तो कानून से ही नैतिक मूल्य हैं उनको राज्य में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है इसमें राज्य नामक संस्था के बारे में अंतर, कि जो राज्य जैसी संस्था के बारे में प्लेटो और अरस्तु हैं वो दोनों ही समर्थन करते हैं। और इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है, सबसे पहली जो बात आती है वो यह है कि प्लेटो ने राज्य को वास्तव में एक शरीर माना है और कहा है कि जैसे शरीर को हम एक आत्मा माने और राज्य को हम एक परमात्मा माने, तो राज्य रूपी परमात्मा के अधीन शरीर रूपी आत्मा को आ जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि एक उपमा के रूप में राज्य को उन्होंने स्वीकार किया है, एक शरीर की भांति राज्य को उन्होंने नहीं देखा है। तो ये इनमें अंतर है। दूसरा वाला जो राज्य संबंधी अंतर आता है वो ये आता है कि प्लेटो राज्य की एकता पर बल प्रदान करता है और राज्य में पूर्ण एकता स्थापित करना चाहता है। तो अरस्तु राज्य की बहुलता में विश्वास करता है, यानी कि वो ये कहते हैं कि बहुलता में एकता विद्यमान होती है। राज्य को जो विभिन्न भाषा और संप्रदाय हैं या क्षेत्र हैं उनको अलग रखते हुए एक एकता है वो विद्यमान करनी चाहिए। तीसरी जो बात आती है इसमें वो है कि प्लेटो के दर्शन पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करता है और अरस्तु व्यावहारिक अनुभव पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था का समर्थन करता है। तो हम ये कहें कि जो प्लेटो ने अपने लॉज में उपादर्श राज्य की बात की थी वही अरस्तु के पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य है, यानी कि आधार उसे बनाया। तो प्लेटो का जो लॉज का उपादर्श राज्य है वो यथार्थवादी है, तो अरस्तु का भी जो पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य है वो यथार्थवादी है। नेक्स्ट जो इसमें अंतर आता है वो है शासन व्यवस्था के बारे में मतभेद। यहाँ प्लेटो है वो ये कहते हैं कि सर्वोत्तम शासन है वो राजतंत्र होता है और राजतंत्र में एक विवेकवान व्यक्ति का शासन होता है। और फिर वो ये कह दिया कि जो विवेक है इसमें स्त्री और पुरुष हैं उसकी समानता होनी चाहिए
अगर उनमें उस प्रकार का गुण है तो दोनों को शिक्षा प्रदान करते हुए और उन्हें शासक के पद पर जाने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ ये प्लेटो का मानना था। तो यहाँ अरस्तु हैं, वो क्या कहते हैं कि विवेक का नहीं अपितु कानून का शासन होना चाहिए। यानी कि प्लेटो है वो तो कहते हैं कि विवेक का शासन हो, और अरस्तु कहते हैं कि कानून का शासन होना चाहिए। और फिर विवेक के शासन में स्त्री पुरुष की समानता की बात करते थे। या अरस्तु ये कहते हैं कि शासन का संचालन करने में स्त्री है उसका योगदान नहीं होता है, अपितु स्त्री है उसको तो उन्होंने जो परिवार जैसी संस्था है उसमें शामिल जरूर कर दिया, लेकिन राज्य के संचालन में पुरुष की ही महत्ता को स्वीकार किया, स्त्री की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो इस रूप में यहाँ है जो दोनों में अंतर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें परिवार एवं संपत्ति के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण। हम देखते हैं कि प्लेटो ये कहते हैं कि एक शासक के पास में ना तो अपना परिवार होना चाहिए और ना उसके पास में संपत्ति होनी चाहिए, ये दोनों से उसे मुक्त रहना चाहिए। तो चूंकि वो एक आदर्शवादी विचारक थे तो वो ये कहते थे कि विवेक तभी आ सकता है जब ये दोनों चीज़ों से शासक प्रकट हो। तो यहाँ अरस्तु ने उन्होंने ये कहा है कि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है और परिवार के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, अतः परिवार की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक है। तो फिर ये भी कह दिया कि परिवार का संचालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास में संपत्ति नहीं हो। अतः एक परिवार के पास में जब तक संपत्ति नहीं होगी तब तक वो अच्छे जीवन को नहीं जी सकता। तो यहाँ पे संपत्ति संबंधी विचारों में उन्होंने संपत्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। यहाँ दोनों में अंतर आ जाता है। एक विचारक कहते हैं कि परिवार और संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे जो विचारक वो कहते हैं कि परिवार और संपत्ति के बिना एक सुख जीवन नहीं जिया जा सकता, अतः व्यक्ति के पास में संपत्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये अपन ने देखा यहाँ कि अरस्तु और प्लेटो का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें किस किस प्रकार की जो समानताएं हैं वो देखने को मिली और किस किस प्रकार की उनके विचारों में जो असमानताएं हैं वो देखने को मिली। आज यहाँ अरस्तु के ये तुलनात्मक अध्ययन से ही अपना जो दोनों विचारक हैं उनका अध्ययन समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन नए विचारक के साथ में नए व्याख्यान के साथ में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।